बच्चों, आज हम लोग कैपेसिटर का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने संधारित्र की धारिता और उसके अंदर जब हम परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तब भी उसकी धारिता के बारे में हम लोग पढ़े थे या उसका सिद्धिकरण भी किए थे, जिसमें C बराबर K A/ε0 अपान D आया था। और मैंने बताया था कि एक संधारित्र अर्थात कैपेसिटर के आकार में कोई परिवर्तन किए बिना भी उसकी धारिता को हम बढ़ा सकते हैं, अर्थात उसकी कैपेसिटी जो होती है उसको हम बढ़ा सकते हैं। आज उसी के बारे में थोड़ी सी और सिद्धिकरण पढ़ेंगे, बस थोड़ी सी चीज़ें बदल जाएंगी। अब जो कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर जो होगा कैपेसिटर के बीच T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रखने पर वैद्युत पदार्थ रखने पर ओके, हाँ, जहाँ परावैद्युत का परावैद्युतांक बच्चों K होगा। ओके, सिद्धिकरण ही समझना बच्चों एक तरह से आपकी थियरी है और एक तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो सिद्धिकरण समझ लेगा, आप यूँ समझिए आप सिद्धिकरण के साथ साथ आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये कैपेसिटर है और इसके बीच में हम T मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं। ये परावैद्युत पदार्थ है। ओके, इसका परावैद्युतांक K है और इसकी मोटाई T है। हालांकि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आप जानते हो D है। एरिया भी आपको पता है कि इसका एरिया A है, इसकी एरिया A है। ओके बच्चों, अब इसको हमको सिद्ध करना है। हाँ, यहाँ पे आपका प्लस Q चार्ज और यहाँ पे माइनस Q चार्ज। अब सिद्ध करना है कि इसकी जो कैपेसिटेंस होगा, जो धारिता होगा, जो C की वैल्यू होगी वो कितनी होगी। ओके बच्चों, चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के दौरान चूंकि C बराबर होता है बच्चों Q/V, हालांकि Q हमको पता है कि इस जो कैपेसिटर हम इस्तेमाल किए इस पर चार्ज क्या है, Q है। बस पोटेंशियल यदि हम निकाल लेंगे कि इस कैपेसिटर की पोटेंशियल कितनी है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं बच्चों कि भी निकालने के लिए हमको निकालना पड़ता है E। अब जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इस कैपेसिटर इसके अंदर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसके दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे बच्चों। एक खाली जगह वाले इलेक्ट्रिक फील्ड अलग शो करेंगे और जो कैपेसिटर जो ये T मोटाई की जो हम परावैद्युत पदार्थ रखे हैं, डाइलेक्ट्रिक कौन ये कोई पदार्थ होता है, इसको यदि मैं रखा हूँ तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। यानी इसके बाहर फील्ड यदि E है तो इसके अंदर जो होगा वह E0 होगा। ओके, E डैश ले लेते हैं, E डैश। यदि बाहर E डैश है तो अंदर होगा बच्चों E0। ओके, यदि मैं दोनों का अलग अलग फार्मूला निकालूं, दोनों का अलग अलग यदि मैं फार्मूला निकालूं तो E का तो फार्मूला आपको पता है, समानांतर प्लेट के कारण आप जानते हैं σ/ε0। ओके, दो समानांतर प्लेट है ना, एक पतले समानांतर प्लेट के कारण, दो समानांतर प्लेट के कारण आपको पता है कि क्या होता है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, जहाँ सिग्मा को हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं और मैं इसके पहले वीडियोज़ में जो पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक, उसके वाले वीडियोज़ में मैं बताया था सिग्मा = होता है Q/A, जहाँ Q इस पे आवेश है और A इस प्लेट का एरिया है, तो आप रख सकते हैं Q/A/ε0। ये E डैश = है। ओके बच्चों, अब जब हम E0 निकालेंगे, E0 कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो परावैद्युत पदार्थ के अंदर है। ओके बच्चों, E0। तो मैं कहा था, आप लोगों को बताया था कि जब परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो फोर्स और साथ साथ जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोनों घट जाते हैं, अर्थात σ/K/ε0 और सिग्मा की जगह पे Q/K/A/ε0 आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो जब आपको E डैश और E0 मिल गया
तो अब आपको पोटेंशियल निकालना है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए तो पोटेंशियल भी तो दो होंगे ना। तो भी इक्वल टू एक खाली जगह वाला पोटेंशियल, यानी जहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक नहीं रखा गया है, यहाँ पे भी डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, यहाँ पे भी डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, तो वह ई डैश इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ई डैश इंटू ओके दूरी बच्चों, खाली जगह की दूरी बच्चों, यदि इस पूरी दूरी में से आप टी मोटाई को घटा दो, सिर्फ इतना घटा दो, तो बाकी दूरी खाली जगह है, अर्थात डी माइनस टी ई डैश। ओके बच्चों, और प्लस प्लस दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो ई नॉट और इंटू डी यानी दूरी होनी चाहिए, तो दूरी जो ई नॉट वाला है उसकी दूरी टी है, तो ई नॉट इंटू टी। ओके बच्चों, अब एक ई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो भी इक्वल टू आपको मिलेगा ई डैश, और ई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। ई डैश की वैल्यू है आपका क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट है क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। ओके बच्चों, अब इसमें से जो कॉमन है आप उसको कॉमन कर लीजिए। कॉमन आपको दिख रहा है बच्चों, मैं कॉमन करता हूँ। कॉमन आपका है क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, तो बचेगा क्या, डी माइनस टी और प्लस टी अपान के। ओके, तो इस तरह से हम भी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। जैसे ही हमको भी मिल जाता है बच्चों, अब इसके बाद से हम सी निकालेंगे, अर्थात समीकरण जो इक्वेशन 1 होगा इसमें पुट करेंगे, अर्थात जो भी की वैल्यू है, भी का मान भी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में ओके, जब समीकरण 1 में रखेंगे आप सी इक्वल टू क्यू का मान तो क्यू ही है, भी का मान मैं पूरा रख रहा हूँ, क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी और प्लस टी बाई के। क्यू से क्यू कट जाएगा बच्चों। ओके, जब क्यू से क्यू कट गया तो ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा बच्चों, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, तो सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी और प्लस टी बाई के। इस तरह से जब टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ किसी कैपेसिटर के बीच रख देते हैं तो उसकी जो कैपेसिटेंस होती है सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये आता है बच्चों। आगे फैरेड रहेगा, इसका यूनिट आप लिख लेंगे, आप जानते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से ओके बच्चों, तो इस तरह से हम परावैद्युत पदार्थ कैपेसिटर के बीच टी मोटाई का यदि परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो उसकी जो धारिता होती है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। सिद्धीकरण बहुत ही सिंपल है बच्चों, आप अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के पोटेंशियल टोटल निकाल लीजिएगा और निकालने के बाद सिर्फ पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने होगा। ओके बच्चों, अब इसके बाद जो होता है बच्चों, इसके बाद जो होता है इसी का थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है। एक्सप्लेन का मतलब क्या है, कभी कभी सिद्धीकरण ये नहीं देता है, कभी कभी सिद्धीकरण कुछ ऐसे देता है कि दो समानांतर प्लेट के बीच यदि हम T1, T2, T3, T4 मोटाई के कई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दे, कई रखेगा बच्चों, एक नहीं कई रखेगा। हालांकि मैं 2-3 सिर्फ दिखा देता हूँ, अनंत तक रख सकता है वो। हाँ, सब T1, T2, T3 परावैद्युत K1, K2 और K3 रख दे तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करने के लिए आएगा क्या आएगा, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 ओके प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। इस तरह से ये भी सीधे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जा सकता है बच्चों, ये सब बटा में है।
टोटल बटा में है। ओके, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक वो पूछ सकता है। तो इस तरह से किसी टी मोटाई के किसी कैपेसिटर के बीच टी मोटाई का यदि हम कैपेसिटर रख दें तो इस तरह से उसके कैपेसिटेंस के बारे में हम लोग निकालते हैं। ओके बच्चों, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, सब लोगों को पता है बच्चों, जैसे हम रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन आप लोग पढ़ चुके होंगे या पढ़े होंगे, तो जिस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन करते हैं वैसे ही हम लोग कैपेसिटर का भी कम्बिनेशन करते हैं। तो इनके दो कम्बिनेशन होते हैं, एक होता है आपका सीरीज़ कम्बिनेशन। ओके बच्चों, पहले तो मैं इसका संकेत बता देता हूँ। कैपेसिटर का जो संकेत होता है वो कुछ ऐसा होता है बच्चों, बस ऐसे दो ठे लाइन खींची होती है। ओके, और ऐसे दिखा दिया जाता है, ये कैपेसिटर का संकेत है। तो मैं कैसे सीरीज़ कम्बिनेशन होता है इस तरह से बच्चों, मैं 2-3 कम्बिनेशन करके दिखा रहा हूँ। सॉरी बच्चों, ये बीच में नहीं रहेगा बच्चों, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे नहीं रहेगा, ये खाली रहेगा, तभी तो कैपेसिटर होगा। यहाँ पे रहेगा, ये हो गया। ओके, आगे लाके हम बैटरी ऐड कर देंगे चार्ज करने के लिए। ओके, ये प्लस और ये माइनस, ये थोड़ा मिस्टेक है बच्चों, ये वाला थोड़ा आप ध्यान दे देंगे उसको। अब क्या है बच्चों, इसको हम सीरीज़ कम्बिनेशन इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ये सीधा जुड़े होते, नहीं, ये गलत फहमी में मत रहना बच्चों। ये मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू प्लेट है तो ये माइनस क्यू प्लेट होगा, पुनः ये प्लस क्यू प्लेट तो ये माइनस क्यू प्लेट, ये प्लस क्यू प्लेट तो ये माइनस क्यू प्लेट, ये प्लस क्यू प्लेट तो ये माइनस क्यू प्लेट। ओके बच्चों, सीरीज़ कम्बिनेशन हम लोग बोलते क्यों हैं, आप ये ध्यान रखिए। सीरीज़ कम्बिनेशन हम तब बोलते हैं बच्चों जब पहले प्लेट का माइनस प्लेट अगले प्लेट के प्लस प्लेट से कम्बिनेशन हो। यदि इस तरह का कंबाइंड होता है, जुड़ा होता है, तो ऐसे कम्बिनेशन को हम लोग सीरीज़ कम्बिनेशन कहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस में हम लोग जब कम्बिनेशन करते थे सीरीज़ कम्बिनेशन बच्चों, तो कैसे होता था, आप लोग ऐसे करते थे, ऐसे, इसलिए आप इसको सीरीज़ कहते हैं। आपको लगता है कि ये एक लाइन में जुड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा इसलिए है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अब ध्यान से देखिए, जो पहला रेजिस्टेंस की माइनस खूंटी है वह अगले रेजिस्टेंस के किस खूंटी से लगी है, प्लस खूंटी से लगी है। ओके बच्चों, तो इसलिए सीरीज़ कम्बिनेशन है। यदि ऐसा नहीं होता तो वो सीरीज़ कम्बिनेशन नहीं होता। इसमें भी आप ध्यान से देखिए, ऐसे ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अब देखिए ज़रा ध्यान से बच्चों, पहले प्लेट की जो माइनस खूंटिया था, जो माइनस प्लेट है, दूसरे प्लेट के किस प्लेट से लगा है, प्लस प्लेट से लगा है। तो इस तरह की कम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। यदि मैं ऐसे जोड़ दूं, ये प्लस ये माइनस, ओके, ये माइनस ये प्लस, ये बच्चों सीरीज कम्बिनेशन नहीं है। क्यों, आप गौर से देखिए, हो सकता है फिगर छोटा हो बट आप गौर से देखिए, पहले प्लेट का जो माइनस प्लेट है वह अगले प्लेट के माइनस प्लेट से जुड़ा हुआ है। जब दोनों सेम सेम प्लेट से जुड़ते हैं तो वो सीरीज़ कम्बिनेशन नहीं होता है, वो पैरेलल कम्बिनेशन हो जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से जुड़ने वाले लोग ही हमेशा सीरीज़ होते हैं, नहीं नहीं, गलत फहमी में मत रहिए बच्चों। ओके, ये प्लस प्लेट है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, अब ये सीरीज़ नहीं रहा। क्यों, क्योंकि पहला ये जो पहले के दो प्लेट है ना, तो पहले का जो दूसरा प्लेट है वो माइनस है, तो दूसरे वाले का पहला प्लेट जिससे जुड़ा हुआ है वो भी माइनस है। तो यदि सेम सेम कम्बिनेशन है तो वो सीरीज़ नहीं है, अपोजिट कम्बिनेशन है तो वो सीरीज़ है। ओके बच्चों, तो आप कम से कम इतना तो समझ गए होंगे कि सीरीज़ कम्बिनेशन कब बनता है और पैरेलल कम्बिनेशन कब बनता है। ओके, अब इसमें थोड़ा सा और चीज़ पढ़ते हैं कि सीरीज़ कम्बिनेशन में हम लोग नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं। ओके, दोबारा से फिगर बनाते हैं, फिगर से ही आप समझेंगे। अब मैं प्लस माइनस दिखाऊंगा नहीं, हालांकि अब आप समझ चुके हैं
किस तरह का एक कम्बिनेशन हुआ है। मैं बस डायरेक्ट ऐसे फिगर दिखा देता हूँ। ओके, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है और इसकी धारिता C3 है। इस पे वोल्टेज हमने भी दिया है। ओके बच्चों, अब बच्चों सीरीज़ कम्बिनेशन के फ़ायदे क्या होते हैं। सीरीज़ कम्बिनेशन में फ़ायदा ये होता है कि जो धारा होती है ना वो एक ही बहती है, अलग अलग धारा नहीं बहती, धारा बढ़ती नहीं है। तो इसमें चूंकि हम धारा की बात नहीं करेंगे चार्ज की बात करेंगे, क्योंकि चार्ज ही तो धारा है ना। तो इसमें जो चार्ज होगा वो सेम होगा, यानी इस पर यदि क्यू चार्ज आता है तो इस पर भी क्यू चार्ज, इस पर भी क्यू चार्ज, बस पोटेंशियल अलग अलग होगा। इसका V1 होगा, इसका V2 होगा और इसका V3 होगा। ओके बच्चों, क्योंकि इनका C अलग अलग है। जब C अलग अलग है तो पोटेंशियल भी अलग अलग आएगा। ओके बच्चों, तो एक चीज़ हम सीख लिए कि सीरीज़ कम्बिनेशन में क्या समान होता है। तो इन सीरीज़ कम्बिनेशन चार्ज आर सेम, आप हिंदी में लिख सकते हैं कि सीरीज़ कम्बिनेशन में जो चार्ज होते हैं वो समान होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। ओके बच्चों, ओके। अब चूंकि बच्चों एक बात ये भी है कि जितने बोल्ट की बैटरी आप लगाओगे, मैक्सिमम टोटल बोल्टों को जोड़ दो तो उतने ही बोल्ट तक आप उपकरण यानी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि मेरे घर में 100 बोल्ट की कोई बैटरी है, ओके, मैं एक पंखा ले आ दिया 200 वोल्ट का, क्या पंखा चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा बच्चों। ठीक है, अब मैं क्या किया, 10 वोल्ट की पंखा लाया और 10 वोल्ट का मैं 10 लाया तो 100 हो गए। लेकिन 11वां जब पंखा लाएंगे ना तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो अधिक हो जाएगा। जितना सप्लायर है, सप्लाई से यदि इसका अधिक हो गया तो जाहिर सी बात है चलेगा नहीं। सप्लाई हमेशा, या सप्लाई और ये दोनों बराबर हो, या सप्लाई अधिक हो और ये कम हो, तब चल सकता है। ओके बच्चों, तो चूँकि ये रूल है कि जितना विभव होता है उतना ही खर्च किया जा सकता है। अर्थात रूल के हिसाब से V = V1 + V2 + V3 आप चूँकि में लिख सकते हैं। चूँकि V = V1 + V2 + V3, इसका रीज़न कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं। तो इसका रीज़न आप नहीं लिख सकते हैं। आप यदि बोर्ड के एग्ज़ाम में लिख रहे हो कॉपी पे, तो आपको इसके रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, अब चूँकि आप जान रहे हो कि V1 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, चूँकि आप जानते हो क्या, C1 = Q/V1। ओके बच्चों, यानी आप V1 बराबर क्या लिख सकते हैं, Q/C1। मैं यहाँ पे Q1 नहीं लिखा हूँ, इसका कारण मैं बता चुका हूँ, क्योंकि Q तीनों पे सेम है। ओके, इसी तरह से आप V2 बराबर लिख सकते हैं Q/C2। इसी तरह से आप V3 बराबर लिख सकते हैं Q/C3। ओके बच्चों, अब इसकी जो वैल्यू है वह इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए। ओके, V1, V2 व V3 की वैल्यू 1 में रखने पर, ओके, जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे इन तीनों की वैल्यू, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। V अभी V की जगह पे हम कुछ नहीं रखे हैं, Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। ओके, अब हम मानेंगे कि माना तुल्य कैपेसिटेंस, या इसको आप तुल्य संधारित्र या तुल्य धारिता भी कह सकते हैं, तुल्य धारिता C है। अब तुल्य का मतलब होता क्या है बच्चों? तुल्य का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसा कैपेसिटर बना रहे हैं कि जो इन तीनों की जगह पे अकेले काम करे। ओके, इसका मतलब क्या है, हम एक ऐसा कैपेसिटेंस बना रहे हैं जो इन तीनों की जगह पे अकेले काम करे। तो यदि तुल्य C है तो आप V बराबर क्या लिख सकते हैं, Q/C। पुट द वैल्यू, Q/C = Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। Q कॉमन है बच्चों तो कट जाएगा। तो 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इस तरह से हमको मालूम पड़ गया कि जब हम सीरीज़ कम्बिनेशन में संधारित्रों को, कैपेसिटर को जोड़ेंगे तो उसका जो तुल्य होगा वह 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 आएगा। ओके,
जस्ट अपोजिट टू रेजिस्टेंस, जस्ट अपोजिट टू रेजिस्टेंस। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रेजिस्टेंस में बच्चों सीरीज कम्बिनेशन में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और पैरेलल कम्बिनेशन में 1/R प्लस 1/R1 सॉरी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। जस्ट अपोजिट है, यानी ये सीरीज ये पैरेलल में होता है उसमें, तो इसमें सीरीज में। ओके, तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, इससे हमको मालूम क्या पड़ा बच्चों, इससे हमको मालूम ये पड़ा, आप कभी भी इसकी वैल्यू निकालिए तो जो C की वैल्यू आएगी, जो C अकेला आएगा, या ऑलवेज C1 से भी छोटा होगा, C2 से भी छोटा होगा और C3 से भी छोटा होगा। इन तीनों से इसकी वैल्यू छोटी ही होगी, बड़ी नहीं हो सकती। अलग अलग वैल्यू भी देखेंगे ना तो छोटी ही होगी। यदि आपकी बड़ी वैल्यू आ जाती है तो समझिएगा आपका गलत है। ओके, इससे मालूम हमको ये पड़ा कि सीरीज़ कम्बिनेशन में एक छोटे से धारिता का भी हम इस्तेमाल कर कर 4 लोगों की जगह पे अकेला काम करा सकते हैं। ओके, C इज़ लेस देन C1, C इज़ लेस देन C2, C इज़ लेस देन C3। आप इसका प्रैक्टिकली भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं प्रैक्टिकली निकाल के आप देखना चाहें निकाल लीजिएगा, आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो C इज़ लेस देन C1, C इज़ लेस देन C2, C इज़ लेस देन C3। जो C का अकेला वैल्यू होगा वह तीनों से अलग अलग भी क्या होगा, छोटा ही होगा। ओके, तो इस तरह से ये सीरीज़ कम्बिनेशन का हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसके बाद ओके बच्चों, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं पैरेलल कम्बिनेशन पे। ओके, अब पैरेलल कम्बिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है। पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, मैं केवल 2 ही कैपेसिटर को लेके बताऊंगा, आप अनंत तक जोड़ सकते हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ 2 ही बताऊंगा स्पेस कम होने की वजह से। ओके बच्चों, यहाँ पे हम बैटरी लगा दिए। ओके, प्लस माइनस, ये प्लस प्लेट माइनस प्लेट, प्लस प्लेट और माइनस प्लेट, ये पैरेलल कम्बिनेशन है। इसलिए नहीं कि एक को हम यहाँ पे जोड़ें और एक को यहाँ पे जोड़ें, ये गलत है। इसलिए कि जो इनके प्लस प्लेट्स हैं बच्चों, आप देखो एक जगह पे हैं, और माइनस प्लेट जो हैं आप ध्यान से देखो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, तो जब प्लस प्लेट आपस में जुड़ते हो और माइनस प्लेट आपस में जुड़ते हो तो इस तरह के कम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं। ओके बच्चों, आप ये मत सोच लेना कि ये ऊपर नीचे है तो पैरेलल है, नहीं, ऊपर नीचे होने पे पैरेलल नहीं होता है। प्लस प्लेट एक जगह जुड़े हों और माइनस प्लेट, और भी आपको दिखा देते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। कभी कभी आपके एग्ज़ाम्स में या कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये प्लस ये माइनस, ओके, ये माइनस और ये प्लस, ये पैरेलल कम्बिनेशन है क्योंकि एक का माइनस प्लेट अगले के माइनस प्लेट से जुड़ा हुआ है। ओके, अब हम क्या करते हैं बच्चों, पैरेलल कम्बिनेशन में अब हम लोग क्या इक्वल होता है। पैरेलल कम्बिनेशन की एक खासियत होती है कि इनके जो वोल्टेज होते हैं सेम होता है। यदि इसका वोल्टेज V है तो इसको भी V और इसको भी V ही मिलता है। ओके, ये पैरेलल की खासियत होती है। बट चार्ज सेम नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे ही बच्चों पथ बढ़ता है यानी रास्ता बढ़ जाता है तो रास्ते बढ़ने की वजह से चार्ज भी बढ़ जाते हैं। यदि यहाँ से Q जा रहा है तो यहाँ से यदि Q जा रहा है तो बढ़ जाएगा, इसमें आपका चला जाएगा Q1 और इसमें चला जाएगा Q2। ओके, इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता C2 है। ओके बच्चों, अब बच्चों एक रूल है, वो खैर कोई रूल नहीं है, आगे आपको हम पढ़ाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे किरचॉफ का रूल, किरचॉफ के नियम में तो एक KVL लॉ होता है और एक KCL लॉ होता है। तो लॉ कोई बहुत मायने नहीं रखता है, सिर्फ इसको समझना एक मायने है, समझना एक ही बहुत बड़ी बात है। समझने में क्या है बच्चों कि यदि मान लीजिए यहाँ से यदि Q चार्ज जा रहा है तो बटा तो Q1 Q2 में ही है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो Q होता है वह Q1 प्लस Q2 के बराबर होता है। आप कहेंगे सर इसमें रूल ही कहाँ है, वही Q1 तो Q2 में बटा है ना, सही बात है। बट ये है कि एक रूल के अनुसार किसी भी जंक्शन पे आने वाली और जाने वाली धाराओं का योग जो होता है वह इक्वल होता है। ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, या अगले वाले वीडियोज़ में मैं या आगे की वीडियोज़ में मैं पढ़ाऊँगा। तो Q इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2। ओके बच्चों, अब यदि हम Q1 का मान निकालें, चूँकि Q1 बराबर, तो हम लिख सकते हैं C1 इंटू V, जैसा कि फार्मूला बेस जो फार्मूला आप पढ़े हो। ओके, मैं V1 नहीं लिखा हूँ क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ पोटेंशियल क्या है, सेम है। ऐसे ही आप Q2 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, C2 इंटू V लिखेंगे। ओके, C2 इंटू V लिखेंगे। अब मैं मान लेता हूँ, माना
माना तुल्यधारिता सी है। ओके बच्चों, जब तुल्यधारिता हम सी ले लेंगे तो जाहिर सी बात है Q इक्वल टू सी इंटू भी। अब Q क्यों लिए हैं? Q हमने इसलिए लिया क्योंकि तुल्य का मतलब इनके अंदर नहीं, इनके बाहर जो तुल्य इसकी आवेश है वह Q ही है। ओके, एक धारिता लगा देंगे, एक धारिता, इन दोनों को हटा को एक लगा दो तो जाने वाले चार्ज क्या होंगे? Q ही तो होगा ना, Q1 Q2 तो होगा नहीं। ओके, पुट द वैल्यू समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रख दीजिए बच्चों। तो Q की जगह पे C इंटू भी है, यहाँ पे C1 भी है और यहाँ पे C2 इंटू भी है। भी से भी कट जाएगा बच्चों, तो C बराबर मिलेगा C1 प्लस C2 इन्फिनिटी तक है बच्चों। ये मैं 2 लोगों के लिए केवल प्रूफ कराया हूँ, बाकी C1 C2 C3 C4 C5 C6 जितना चाहें उतना आप बता सकते हैं। ओके बच्चों, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2, जहाँ C तुल्यधारिता है। तो इसमें एक चीज़ हमको क्या सीखने के लिए मिला है बच्चों, जो C है, C तुल्यधारिता, यह हमेशा बड़ा होगा C1 से भी और C2 से भी। जाहिर सी बात है बच्चों, यदि आप 2 धन 2 जोड़ो तो बराबर 4 तो मिलेगा। अब ये 4 जो अकेले है इन 2 से क्या है? बड़ा है। कुछ भी आप जोड़ दो, 3 धन 1 जोड़ो बराबर 4 मिलेगा। ये जो 4 जो अकेले है यह 1 और 3 से बड़ा है और बड़ा होना भी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं जब तुल्यधारिता निकालते हैं पैरेलल कम्बिनेशन में तो C बराबर C1 प्लस C2, जस्ट अपोजिट टू रेजिस्टेंस। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो कम्बिनेशन होता है ना R बराबर R1 प्लस R2, ये जो रेजिस्टेंस में होता है वह सीरीज़ कम्बिनेशन में होता है, बट इसमें पैरेलल कम्बिनेशन में होता है। उसमें 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 पैरेलल में होता है, तो इसमें 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 यह सीरीज़ कम्बिनेशन में होता है। तो मैं आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस की हम धारिता निकालते हैं, तुल्य धारिता निकालते हैं, वह बच्चों जस्ट अपोजिट टू रेजिस्टेंस निकालते हैं, रेजिस्टेंस के बिल्कुल उल्टा निकालते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से बच्चों ये कम्बिनेशन समाप्त हुआ कैपेसिटेंस का, और जितने लगभग कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है T मोटाई या T1 T2 T3 मोटाई का, वो भी हमने पढ़ा दिया। इसके बाद से कुछ बचा होगा तो और बताएंगे। इसके अगले वाले वीडियोज़ में बच्चों सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कितने टाइप्स के बनते हैं, वह आपको अगले वाले वीडियोज़ में मैं बताऊंगा। हालांकि वो थियरी भी होगी और थियरी के साथ साथ वो न्यूमेरिकल भी होगा, यानी उस तरह के आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, इसलिए आप उसको बहुत ही अच्छे से स्टडी करना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बच्चों, धन्यवाद।